ध्यान दीजिएगा। आज से हम लोग मतलब एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 1 है, जैसे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इससे मतलब स्टार्ट करते हैं और रोज एक एक चैप्टर का डिस्कशन किया करेंगे। तो बताइएगा। तो आज पहला क्वेश्चन है कि जो मैग्नीशियम का जो रिबन है, मैग्नीशियम रिबन, ये वायु में जो इसका दहन मतलब दहन के दौरान ये मतलब कैसी लॉ के साथ जलती है, किस चमकदार श्वेत लॉ के साथ। ठीक है, मैग्नीशियम का जो रिबन है यह वायु में चमकदार श्वेत लॉ के साथ जलती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। जलती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है कि जो बताएगा तो दानेदार जस्ते पर जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस का निर्माण होता है? तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। सही है, मतलब दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि बताइए तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है ये क्या होता है? ग्लूकोज का C6H12O6। सही है, C6H12O6 आपको ग्लूकोज का सूत्र हो जाएगा। बताइएगा तो बिना बुझे हुए चूना का मतलब को क्या कहते हैं? ये कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, इसका सूत्र होता है CaO। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना का को हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं और इसका सूत्र हो जाएगा आपको CaO हो जाएगा। बताइएगा तो बुझा हुआ चूना का मतलब रासायनिक सूत्र बताइएगा। CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, बुझा हुआ चूना को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं और इसका सूत्र आपको CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। बताइएगा तो जल के साथ जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कराई जाती है तो इससे क्या बनता है? ये बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जल के साथ जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है? बुझा हुआ चूना अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। बताइएगा तो दीवारों के ऊपर सफेदी करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात बुझे हुए चूने के विलयन का प्रयोग हम लोग करते हैं। बताइए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके मतलब क्या किसका निर्माण करती है? ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का परत बनाता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर मतलब दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बनाती है जिसके कारण उसमें मतलब चमक आती है। बताइएगा कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इसका सूत्र बताइएगा। CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र हो जाएगा आपको CaCO3 और इसी को आम भाषा में संगमरमर भी कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। बताइएगा तो श्वसन जो है ये कैसी अभिक्रिया है? श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सही है, श्वसन जो है आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बताइएगा तो शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ये कैसी अभिक्रिया का उदाहरण है? ये भी ऊष्माक्षेपी है। सही है, ये भी आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। बताइएगा तो आपको चावल, आलू और ब्रेड जो है ये किसका मतलब अच्छा स्रोत है? चावल, आलू, ब्रेड कार्बोहाइड्रेट का। सही है, चावल, आलू और ब्रेड जो है आपको ये कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। बताइए तो कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से आपको ग्लूकोज प्राप्त होता है और यही ग्लूकोज जो है हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक। बताइएगा तो ये फेरस सल्फेट का सूत्र बताइएगा। फेरस सल्फेट Fe3O4। फेरस सल्फेट बोलते हैं Fe2O3 FeSO4.7H2 ना, फेरस सल्फेट है। पहले बार हम सही बोले थे, अथी नहीं बोले थे इसका। हाँ, मतलब जल नहीं बोलते। फेरस सल्फेट हो जाएगा आपका FeSO4.7H2। बताइए तो फेरस सल्फेट में कितना जल होता है? बताइएगा तो फेरस सल्फेट में क्रिस्टल का जल कितना होता है? 7 गो। ठीक है, फेरस सल्फेट में आपको 7 क्रिस्टल का जल होता है। बताइए तो फेरस सल्फेट का मतलब को अन्य किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं उसको? फेरस सल्फेट इसको
फाराकसिस या ग्रीन विट्रियोल कहते हैं। इसी को मतलब फेरस सल्फेट को रोमन विट्रियोल भी कहते हैं। ठीक, बताइए तो उजला थूथा के नाम से किसे जाना जाता है? उजला थोथा यानी सफेद कशिश, तो ये हो जाएगा आपको जिंक सल्फेट। ठीक है, जिंक सल्फेट हो जाएगा और इसका सूत्र हो जाएगा ZnSO4 × 7H2। ठीक है, जिंक सल्फेट का सूत्र आपको ZnSO4.7H2 मिलेगा। बताइएगा तो नीला थोथा के नाम से किसे जाना जाता है? नीला थोथा कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट और इसका सूत्र CuSO4 × 5H2 हो जाएगा। नीला थोथा को तूतिया कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। बताइएगा तो लाल थोथा के नाम से किसको जाना जाता है? कोबाल्ट सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, कोबाल्ट सल्फेट हो जाएगा और इसका सूत्र CuSO4.7H2 हो जाएगा। सब में क्रिस्टल का जल साफ ही होता है, लेकिन एक कॉपर सल्फेट में 5 क्रिस्टल का जल होता है। बताइएगा तो ये फेरस सल्फेट जो होता है, इसमें फेरस सल्फेट इसका रंग कैसा होता है? फेरस सल्फेट यानी हरा होता है। ठीक है, ये हरे रंग का होता है। बताइएगा तो सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड जो होता है, ये कांच में कैसा रंग देता है? ठीक है, ये कांच में आपको हरा रंग देता है। बताइएगा तो ये फेरिक ऑक्साइड जो है, ये कांच में कैसा रंग देता है? फेरिक ऑक्साइड, ये फेरस आपको हरा देता है और फेरिक भूरा देता है। फेरिक ऑक्साइड भूरा देता है। बताइएगा तो ये सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र बताइएगा। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट का सूत्र हो जाता है आपका PbNO3 का होल ट्वाइस हो जाता है। ठीक है ना, PbNO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा लेड। बताइएगा तो लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? लेड नाइट्रेट PbNO3। ठीक है, PbNO3 का होल ट्वाइस होगा, NO3 का होल ट्वाइस। बताइएगा तो लेड नाइट्रेट के तापन से, ठीक है ना, ये आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो धुआं निकलता है, ये किस रंग का धुआं निकलता है? लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो ठीक है ना, आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं निकलता है, ये किस रंग का होता है? ठीक है, ये भूरे रंग का धुआं आपको निकलता है। बताइएगा तो जल के वैद्युत अपघटन जब किया जाता है तो उसमें आपको ऑक्सीजन जो है ये कहाँ पर बनता है? बता दे रहे हैं, ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन बनेगा एनोड पर। ठीक है, और ये हाइड्रोजन गैस कहाँ पर निकलता है? कैथोड पर। ठीक है, ऐसे जल के वैद्युत अपघटन में अगर पूछे जाए तो जैसे AO याद रखेंगे, AO मतलब एनोड पर ऑक्सीजन और आपको जो KH कैथोड पर हाइड्रोजन। बताइएगा तो ये प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का जो वियोजन होता है अर्थात विघटन होता है, ये किसमें होता है? सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl। तो प्रकाश में तो Cl तो चल जाएगा आपको कैथोड पर, एनोड अलग अलग बन जाएगा, जैसे Ag और Cl बनेगा, ये अलग कहाँ बनेगा सो नहीं पता। ठीक है, तो अलग अलग हो जाएगा। बताइएगा तो श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, श्वेत फोटोग्राफी में आपको सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। बताइएगा तो कॉपर क्लोराइड का सूत्र बताइएगा। ठीक है, CuCl2 हो जाएगा। बताइएगा तो बेरियम सल्फेट का सूत्र क्या हो जाएगा? बेरियम सल्फेट BaSO4 हो जाएगा। बेरियम सल्फेट का सूत्र BaSO4 हो जाएगा। बताइएगा तो जब कोई तत्व जो है एक दूसरे तत्व के यौगिक से विस्थापन करता है या होता है तो बताइएगा तो उसको कैसी अभिक्रिया कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन कहिए या विस्थापन अभिक्रिया कहिएगा। अब बताइएगा तो वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच जो है ये आयनों का आदान प्रदान होता है उसको क्या कहते हैं? इसको आयनों का आदान प्रदान, इसको आयनिक द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब आयनों का आदान प्रदान होगा तो उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, और जब यौगिक से मतलब जब विस्थापन होता है तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बताइएगा तो कॉपर जो है वायु से
संयोग कर कॉपर ऑक्साइड की परत बनाती है, इसका रंग कैसा हो जाता है? फिर कॉपर ऑक्साइड का परत बनाता है तो इसका रंग हरा हो जाता है। कॉपर ऑक्साइड का काला हो जाएगा। अच्छा, कॉपर ऑक्साइड काला हो जाएगा। हाँ, और कॉपर कार्बोनेट हरा हो जाता है। जब ठीक है। कॉपर जो है वायु से संयोग करता है और कॉपर ऑक्साइड की परत बनाता है, उसका रंग काला हो जाता है। ठीक और है। जब कॉपर कार्बोनेट बनाता है तब उसका रंग आपको हरा होगा। बताइएगा। तो जब कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, ठीक है ना, तो इसका जो काले रंग का जो सतह है ये किस रंग में परिवर्तित हो जाती है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि जब कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो इसके सतह की जो काली परत है ये किस रंग में परिवर्तित हो जाती है? ये आपको भूरे रंग में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, बताइएगा। तो ये अगर ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है किसी अभिक्रिया में तो उस ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है? ये आपको ऑक्सीकरण कहलाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का संयोग आपको ऑक्सीकरण कहिए या उपचयन। ठीक है ना, बताइएगा। तो हाइड्रोजन का त्याग हो रहा है तो त्याग हो रहा है, फिर भी ऑक्सीकरण या उपचयन। ठीक है, फिर भी आपको उपचयन होगा। बताइएगा। तो अगर मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, ये भी ऑक्सीकरण है। ठीक है, सुन लीजिएगा। जैसे ऑक्सीजन का संयोग कर रहा है तो ऑक्सीकरण या उपचयन होगा। ठीक है ना, संयोजकता में वृद्धि होगा तो भी उपचयन होगा। धनावेश का बढ़ना अर्थात इलेक्ट्रॉन का त्याग फिर भी आपको उपचयन होगा। इस सब का अपोजिट आपको अवकरण अर्थात अपचयन हो जाएगा। जैसे उसमें हाइड्रोजन का ह्रास होगा तो अपचयन होगा, हाइड्रोजन का ग्रहण करेगा तो भी आपको अपचयन होगा, संयोजकता में कमी होगा तो भी अपचयन होगा, धनावेश घटेगा तो भी उसका अपचयन होगा। अगला क्वेश्चन है कि जब उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया जब साथ साथ होती है तो उसको क्या कहते हैं? रेडॉक्स। ठीक है, उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। पता कहता है चांदी के ऊपर जो काली परत है, ठीक है ना, और तांबे के ऊपर जो हरी परत का चढ़ना जो है ये किसका उदाहरण है? ये ऑक्सीकरण का है उदाहरण। ये संक्षारण का उदाहरण है। मतलब ऑक्सीकरण के कारण होता है। अच्छा, ये उदाहरण संक्षारण का हो जाएगा। बताइएगा। तो ये विशेषकर धातु अर्थात लोहे से बने वस्तुओं की मतलब जो क्षति होती है ये किसके कारण होती है? ये भी संक्षारण के कारण ही होती है। बताएगा। तो उपचयित होने पर तेल एवं वसा जो है ये विकृत गंदी हो जाते हैं, ये किसके कारण होगा? मतलब उपचयित होने पर, ठीक है ना, उपचयित होने पर तेल एवं वसा जो है विकृत गंदी हो जाती है। तो आंसर ये बोल दिए उपचयित ऑक्सीकृत होने पर। क्वेश्चन ऐसे बनता है इसमें कि जैसे तेल और वसा जो है विकृत गंदी हो जाते हैं, मतलब या खराब जो हो जाते हैं, ये किसके कारण होता है? ऑक्सीकरण के कारण ही होता है। बताया था चिप्स बनाने के लिए चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन को हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस मतलब नाइट्रोजन गैस जो है ये मतलब का प्रयोग किया जाता है। ये क्यों? ये ऑक्सीकरण को से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब जैसे जो ऑक्सीजन की अपेक्षा नाइट्रोजन जो है ना ये कम अभिक्रियाशील होता है। ठीक है ना, इसलिए ऑक्सीजन को निकाल कर नाइट्रोजन को का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसका उपचयन अर्थात ऑक्सीकरण जल्दी न हो और सामान जो है मतलब दिन तक सुरक्षित रहे, अच्छा रहे। बताएगा। तो किस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ जो है मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया संयोजन हो जाएगा। बताएगा। तो जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है तो उसको कैसी अभिक्रिया कहते हैं? एक तत्व प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बताएगा। तो किस अभिक्रिया में जो है अविलय लवण प्राप्त होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया। और ये आज के सवाल का मतलब आज ये लास्ट अभ्यास का एक प्रश्न है। ये दो प्रश्न है जो आपको रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है। अभ्यास में तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर बताइएगा। तो जैसे लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या बनता है? लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और बन जाएगा आयरन क्लोराइड। ठीक है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से आपको मतलब आयरन क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है।
फिर कल डिस्कस करेंगे। अगला जो चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में। आज इतना ही, जाने देते हैं।